नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से नाम में ही तंत्र आ रहा है। इसका मतलब बहुत सारे अंग इसके अंदर कार्य करते हैं, उसके बारे में आज हम जानेंगे। जो श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीकरण है, इसमें ऑक्सीजन भाग लेता है, ऑक्सीकरण हो गया। हमें श्वसन से ऊर्जा और ऊष्मा दोनों की प्राप्ति हमें श्वसन से होती है। ऊर्जा और ऊष्मा की प्राप्ति हमें दो से, एक तो हो गया श्वसन और दूसरा होता है रक्त परिसंचरण। रक्त जो हमारे शरीर में जब संचरण करता है, रक्त का परिसंचरण होता है, उससे भी हमें जो ऊष्मा है ये प्राप्त होती है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके शरीर में रक्त परिसंचरण और श्वसन दोनों की प्रक्रिया रुक जाएगी। फलस्वरूप उसका शरीर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठंडा। हमारे शरीर में ऊष्मा बनाए रखने का कार्य कौन करता है? रक्त का जब परिसंचरण होता है तब, और श्वसन से हमारे शरीर में ऊष्मा नियत बनी रहती है। अच्छा, अपचाई। अपचाई का मतलब श्वसन, जो वायु जो अंदर जाती है ना, ये बहुत, अपचाई का मतलब होता है टूटना। इसका मतलब ये बहुत सारे घटकों में टूटती है। जाते किस अनुपात में है और जब वापस ये जब निःश्वसन करते हैं तब किस अनुपात में बाहर निकलते हैं, इसकी भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अपचाई का मतलब होता है टूटना। अच्छा, हम में श्वसन के जो अंग होते हैं ना, जो श्वसन के अंग वो होते क्या है? स्तनधारी, मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, दुग्ध पान करवाते हैं, वो होते हैं स्तनधारी। जैसे कि गाय, भैंस, मनुष्य, इनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है फेफड़ों से। अच्छा, हम जब छोटे थे तो हमें क्या लगता था कि श्वसन की प्रक्रिया नाक से होती है, तो नाक को तो दबा लिया, ये मुंह से होने लगी। तो आज जाकर हमको पता लगा है, जब हम इस अवस्था में आए हैं, और आज भी कईयों को तो नहीं पता है, बहुत से तो यही सोचते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया क्या कहां से होती है, मुंह में ही संपन्न हो जाती है। तो मुंह में नहीं होती है, श्वसन की प्रक्रिया फेफड़ों से होती है हमें। अच्छा, जो कीट है ना, ये इनमें श्वसन नली से, मतलब ट्रेकिया, जो श्वसन जब हमारे मुख से यहां पर एक नली प्रारंभ होती है, ट्रेकिया आगे जाकर दो भागों में टूट जाती है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। अच्छा, जब ये ट्रेकिया कहने का मतलब, जो कीट होते हैं ना, वो श्वसन की जो नली होती है, जो हमारे फेफड़ों की, वो नली जहां से प्रारंभ होती है वहीं से श्वसन करना प्रारंभ कर देते हैं। कहने का मतलब डायरेक्ट ट्रेकिया से ही प्रारंभ कर लेते हैं। अच्छा, जो जलीय जीव होते हैं, जैसे कि मछली, मछली श्वसन की प्रक्रिया करती है गिल्स से। गलफड़े जिनको बोलते हैं उर्दू में, गलफड़े जो यहाँ पर होते हैं ना ऐसे, उनसे ये श्वसन की प्रक्रिया करते हैं। जो मेंढक होता है ना, मेंढक में श्वसन की प्रक्रिया होती है त्वचा से। अच्छा, ये जो टेडपोल है, यही जब मेंढक बच्चा होता है, जब हम छोटे थे तब क्या करते थे, मेंढक का जो बच्चा होता था वो पकड़ के ले आते थे हमें, क्योंकि ये जब छोटा बच्चा होता है तो मछली के जैसा ही होता है, तो हम ले आते थे, सोचते थे मछली पकड़ के ले आए, वो ससुरा बड़ा होके क्या निकल जाता था? मेंढक। तो जब मेंढक का जो बच्चा होता है, जिसे टेडपोल कहते हैं, वह अपना श्वसन मछली के समान गिल्स से ही करता है, क्योंकि वो मछली के जैसा ही दिखाई देता है। यह हमने जाना कि श्वसन की प्रक्रिया होती कहां से। अब हम बात करेंगे श्वासोच्छवास। कहने का मतलब, जो श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया है, कहने का यह तात्पर्य है कि श्वास लेना और छोड़ना, उस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं श्वासोच्छवास। अच्छा, जो श्वसन हम अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं, वातावरण में नाइट्रोजन कितनी है? 78। ऑक्सीजन कितनी है? 21%। CO2 कितनी है? 0.03%। तो जितनी वातावरण में है उतनी ही तो हम ग्रहण करेंगे। इसका मतलब नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, और जो ये CO2 होती है ये 0.03% ग्रहण करते हैं। अच्छा, जो बाहर होती है, अंदर लेना तो कहलाता है निश्वसन, बाहर छोड़ते हैं उसको बोलते हैं निःश्वसन। बाहर छोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? निःश्वसन। बस इतना ही फर्क होता है। निःश्वसन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। अंदर लेते हैं इसको निःश्वसन और बाहर छोड़ते हैं उसको निःश्वसन। अच्छा, नाइट्रोजन तो कितनी ग्रहण करी? 78। तो बाहर कितनी निकालेंगे? लेकिन एक चीज दिमाग में ही फीड करके रखना है कि जब श्वास हम लेते हैं तो 4% का हेर फेर होता है। वो होता किस में है? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं 21%, लेकिन 4% का हेर फेर, इसका मतलब 17%, 4% कम ऑक्सीजन निकालेंगे, और जो CO2 होती है वो 4% ज्यादा निकालेंगे। कहने का मतलब ग्रहण कितनी करते हैं? 0.03%, और बाहर कितनी निकालेंगे? 4.6% होता है, जिसको हम लगभग 4% ही ध्यान में रखेंगे। और ऑक्सीजन 21% ग्रहण किया, लेकिन बाहर कितनी निकालेंगे? 4% का ही तो होता है, तो 4% कम 17% ऑक्सीजन को हम
बाहर निःश्वसन करेंगे, और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हम ग्रहण करेंगे 0.03% और बाहर कितनी निकालेंगे, 4% हम बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे बात करेंगे अपने श्वसन मार्ग की, कि श्वसन किन किन मार्गों से होकर होता है, या हमारी जो वायु होती है जो शरीर में ग्रहण करते हैं वो किन किन मार्गों से होकर गुजरती है। सबसे पहले नासा छिद्र में यहां पर आती है, सबसे पहले वायु यहां से ग्रहण की जाती है, उसके बाद जाती है नासा कपाट, यहां पर नासा कपाट जहां पर एक चिकना पदार्थ, यहां पर क्या होती है, धूल मिट्टी के कण जो हमारे जो नाक के अंदर जो सूक्ष्म जो होते हैं वो रोक लेते हैं, और उसके बाद आते हैं नासा कपाट में, यहां पर चिकना पदार्थ होता है, वो अगर यहां से अंदर चला जाता है कोई हानिकारक पदार्थ तो उसको यहां पर वह चिकना पदार्थ उसके बाद वापस नाक के माध्यम से वापस आ जाता है। अच्छा, उसके बाद होती है ग्रसनी, ग्रसनी ग्रसनी के बाद आता है स्वर, इस स्वर यंत्र को बोलते हैं लेरिंग्स, क्या बोलते हैं, लेरिंग्स बोलते हैं इस स्वर यंत्र को, इसको क्या बोलते हैं, लेरिंग्स। इसके बाद आती है ट्रेकिया, जहां से कीट श्वसन करते हैं, ये ट्रेकिया, ये होती है ट्रेकिया, एक ही नली से पहले आती है, उसके बाद आगे जाकर ये दो भागों में बंटती है, उसको बोलते हैं ब्रोनकाई, दोनों तरफ बंट जाती है उसको बोलते हैं ब्रोनकाई, ब्रोनकाई आगे जाकर और भागों में बंट जाती है ऐसे, तो उसको बोलते हैं ब्रोनकाइल्स। अच्छा, ब्रोनकाइल्स के आगे उसके बाद वायु कोष्ठ, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां पर हमारी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जाती है, वह कहां पर जाती है, इन्हीं वायु कोष्ठकों में जाती है हमारी ऑक्सीजन। इन वायु कोष्ठकों के बाद यहां से हमारा जो वायु कोष्ठ है इनसे ले जाता है ब्लड, ब्लड के माध्यम से वो हमारी सारी कोशिकाओं में जाएंगी, कोशिकाओं में जाकर माइट्रोकॉन्ड्रिया, प्रत्येक कोशिका में होती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया में जाकर वो क्रेब्स चक्र, वो हम आगे बढ़ेंगे, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया के दौरान हमारी ऑक्सीजन ग्लूकोज में बदल जाती है, ऐसी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये हमने सारी की सारी प्रक्रियाएं नासा छिद्र में होती है, नासा छिद्र के आगे यहां पर जाती है नासा कपाट में, ग्रसनी के माध्यम से स्वर यंत्र में, जिसको लेरिंग्स बोलते हैं। इसके बाद यहां पर आती है, यहां पर आने के बाद जो प्रक्रिया आगे होती है वो होता है डायफ्राम, डायफ्राम से क्या होता है, अब हमने ऑक्सीजन को ग्रहण तो कर लिया, यहां पर तो आ गई वायु कोष्ठकों में, वायु कोष्ठकों में आने के बाद जो हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ना वो यहां पर ऐसे तैयार रहता है कि कब ऑक्सीजन आए, ऑक्सीजन हाँ आ रही है, आते ही ये क्या करेगा, वहां से O2 को तो लेगा, O2 को हीमोग्लोबिन लेकर क्या करेगा, ब्लड को दे देगा, ब्लड क्या करेगा, ब्लड आगे जाकर सेल कोशिकाओं को देगा और कोशिकाएं ऑक्सीजन को अंदर ले जाएंगी। अच्छा, ये कोशिकाएं होती है, ये CO2 वापस देता है, तो हीमोग्लोबिन CO2 वापस लाकर यहां पर दे देता है और CO2 बाहर निकल जाती है। उसके बाद फिर से वेट करता है कि कब आए कब आए, ऑक्सीजन जब भी आएगी हीमोग्लोबिन लेगा, हीमोग्लोबिन लेके ब्लड को देगा, ब्लड सेल को, सेल माइट्रोकॉन्ड्रिया को, और वहां से वो क्या होगी, क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होगी। उसके तहत हमें क्या मिलेगी, हमने पढ़ा था कि ऊर्जा और उष्मा प्राप्त होगी, रक्त परिसंचरण करेगा, उससे उष्मा और ऊर्जा भी मिलेगी हमें ग्लूकोज से। तो ये हीमोग्लोबिन करता। अच्छा, हीमोग्लोबिन का एक सबसे मोटी प्रॉब्लम ये है कि ये हीमोग्लोबिन जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेमी है भाई, बहुत भयंकर प्रेमी है ये क्या करता है कि जब भी हम धुएं के क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे कि कहीं पर बहुत ज्यादा धुआं है वहां पर चले जाते हैं, तो ये क्या करता है, ससुरा ऑक्सीजन को तो छोड़ देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ लेता है, कार्बन मोनोऑक्साइड अपने शरीर में जाती है, फिर ये उसको नहीं छोड़ता, उससे क्या हो जाती है, प्रबल संभावना रहती है मृत्यु होने की। फिर ये क्या करता है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड को अंदर ले जाता है और फिर ब्लड को देता है कि तू ये लेके चला जा, ये ले ऑक्सीजन, इसको ये दे देता है, ये सेल को देते हैं, आगे कोई प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये भाई CO2 प्रेमी कौन है, हीमोग्लोबिन है। जैसे ही किसी CO2 वाले, जैसे कि किसी धुएं वाले क्षेत्र में चले जाएंगे ना, तो व्यक्ति श्वसन नहीं कर पाता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड को अपने रक्त में प्रवाहित करवाता है। ये हमने अब समझा है कि श्वसन के जो मार्ग हैं वो हमने समझे कि कौन कौन से मार्ग के दौरान श्वसन होता है, कैसे शरीर में ऑक्सीजन चली जाती है, ऑक्सीजन वायु कोष्ठकों में आती है और वायु कोष्ठक से ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन लेता है कि आजा, और हीमोग्लोबिन लेकर उसको ब्लड को दे देता है, ब्लड आगे क्या करता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया को सेल में ले जाता है, ब्लड सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया तैयारी रहती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया के पास जाते ही वो इसकी क्या बना लेती है, ऊर्जा,
क्रेब्स चक्कर के दौरान ग्लूकोज बना लेती है, ग्लूकोज में बदल देती है और CO2 कचरा वापस दे देती है कि इसको वापस ले जा। हीमोग्लोबिन फिर आता है, फिर ले देता है, CO2 बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन का वहीं पर वेट करता है, फिर लेता है और फिर अपने शरीर की सेल्स को देता है। ये हमने समझी कि ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती कैसे है। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि हमारा जो डायफ्राम होता है ये श्वसन में कैसे मदद करता है। लगभग जो डायफ्राम होता है इसका योगदान हमारे श्वसन में 70% होता है। वो होता कैसे है, डायफ्राम हमारे श्वसन में मदद कैसे करता है, सबसे पहले मैं वो बात करता हूं कि डायफ्राम जो होता है ना, जब हमारे अंदर ट्रेकिया से होते हुए, ब्रोनकाई से होते हुए जो वायु कोष्ठ है इनमें वायु आती है, हीमोग्लोबिन के माध्यम से CO2 चली जाती है, O2 ऑक्सीजन चली जाती है और CO2 जब हीमोग्लोबिन फिर लेकर आता है तो यह तो है नहीं कि जो हमारे फेफड़े हैं उनकी मदद से वायु बाहर आ जाएगी, नहीं। हमारे जो वायु को जो बाहर निःश्वसन में मदद कौन करता है, वो करता है, निःश्वसन में मदद करता है डायफ्राम। डायफ्राम क्या करता है, जब हम वायु को अंदर ग्रहण करते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है कि फेफड़ों के माध्यम से नीचे चला जाता है, और जब डायफ्राम जब बाहर वापस करते हैं तो डायफ्राम नीचे से धक्का लगाता है कि लो 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 भाई बाहर निकालो इसको, ऑक्सीजन CO2 को, इस प्रक्रिया से बाहर आती है। तो डायफ्राम जो होता है ना, ये अगर डायफ्राम मदद नहीं करेगी, नहीं नहीं आज मेरा मूड खराब है, आज तो मैं ऑक्सीजन को बाहर नहीं निकालूंगा, तो अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं आएगी। जैसे कोई व्यक्ति होता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, कहीं पर भी चोट नहीं लगती, जैसे कि बाइक पे है या किसी गाड़ी में है, पीछे से यहां से धक्का लगा और कहीं पर भी चोट नहीं आने के बावजूद, फिल्मों में देखा होगा, छत से गिरते हैं, नीचे गिरते, मृत्यु क्यों होती है वो, क्योंकि उनके डायफ्राम में चोट लगने के कारण डायफ्राम क्या होता है, ऑक्सीजन का निःश्वसन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति में ऑक्सीजन जो श्वसन की प्रक्रिया है वो नहीं हो पाएगी और व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि हमारे में श्वसन की प्रक्रिया में 70% तक योगदान किसका होता है, डायफ्राम का होता है। अब बात करते हैं हम गर्भवती महिलाओं में, जब गर्भवती वो होती है तब ये डायफ्राम जो होता है ना, गर्भवती महिलाओं में जब गर्भवती महिला में डायफ्राम की जगह क्या काम करता है, तो गर्भवती महिलाओं में डायफ्राम की जगह ये जो यहाँ की पसलियां होती है ना, ये श्वसन लेने में, जब भी किसी गर्भवती महिला के इन पसलियों पर चोट लगती है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही होती है। कारण ये है कि डायफ्राम तो उनमें निष्क्रिय, डायफ्राम तो गर्भवती महिला में काम करता नहीं है। जो यहाँ पर जो पसलियां होती हैं वो कार्य करती हैं, श्वसन लेने में वही मदद करती हैं, जिसके कारण उन पर चोट लगने से गर्भवती महिला की मृत्यु निश्चित ही हो जाती है। तो गर्भवती महिला में ये पसलियां होती हैं, वो श्वसन लेने में मदद करती है, श्वसन की प्रक्रिया में मदद करती है, और डायफ्राम हमें लगभग 70% तक श्वसन लेने में मदद करता है। अगर डायफ्राम कार्य करना बंद कर दे या फिर डायफ्राम श्वसन में मदद न करे तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। अगर डायफ्राम का मूड खराब हो जाए ना कि नहीं 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 आज तो अंदर आ गई तो तू अंदर ही रह, मैं तेरे को बाहर निकालूंगा ही नहीं, तो क्या हो जाती है, व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। अब मैं बात करता हूं कि हमको हिचकी क्यों आती है। किसी की याद में नहीं आती है हिचकी, जब हम किसी को याद करते हैं, किसी के ख्यालों में खाना खाते खाते खो जाते हैं ना, तब हिचकी आती है। किसी और के याद करने से हिचकी नहीं आती है, वो बताता हूं मैं आपको क्यों। जब हमारे अंदर यहाँ का मार्ग तो एक ही है, आगे जाकर जो 2 भागों में ये बंटती है ना, उसमें से एक हिस्सा तो होता है फूड का और एक हिस्से में जाती है एयर, वायु। वो कैसे, मैं आपको बताता हूं। यहां पर हमारे में इसको बोलते हैं पुलिसमैन, यही करता है भाई, इसी को बोलते हैं ट्रैफिक मैन, यही करता है सारे कार्य। वो कैसे करता है मैं बताता हूं कि जैसे ही शरीर के अंदर, ये तो है नहीं कि दिमाग कि ये भोजन है तो इसको फूड वाले में डालो और ये है तो इसको इसमें डालो, ऐसे नहीं। ये जो पुलिसमैन है यही सारा कार्य करता है। वो कैसे करता है कि जैसे हमने हवा शरीर के अंदर ग्रहण करी तो दिमाग संदेश भेजता है इस पुलिसमैन को कि भाई ये है क्या, हवा, हवा है तो भाई फूड वाले को बंद करो, इसके अंदर डालो, उसमें चली जाती है। तो और फूड अगर ग्रहण करते हैं तो इसके आगे ये आता है एयर वाले के, और फूड होता है वो इस नली में चला जाता है। और हिचकी क्यों आती है, इसकी वजह यह है कि कभी कभी खाना खाते खाते क्या होता है कि किसी के ख्यालों में खो जाते हैं, दिमाग को तो हमने ख्यालों में खो दिया। अब क्या होता है कि खाना खाते हैं, ये जो पुलिसमैन होता है ये दिमाग को पूछता है, अरे बता खट्टिन भेज रहा है खाना, एक तो अठिन बांट दूं। दिमाग को कुछ पता नहीं चलता, दिमाग तो ख्यालों में खो रखे हो आप, तो दिमाग ख्यालों में रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पुलिसमैन होता है ना, ये छोड़ो रे ससुरा, बता तो नहीं रहा है, फूड वाले के आगे आ जाता है, एयर वाले में फूड चला जाता है। अब क्या करता है कि जो ये हमारा डायफ्राम होता है, जो ये फेफड़े होते हैं,
ये सोचता है अरे ये नया ही क्या आ गया, ये यहाँ पर हमारे आनी तो वायु थी और ये खाना कहां से आ गया, ये बोलता ससुरा बाहर निकालो इसको। ये ऊपर से धक्का मारता है, वो बाहर आता नहीं है। यहां तक अगर पहुंच जाए तो ये फिर तो दिमाग सक्रिय हो ही जाता है ना। यहां पर चला जाए तो फिर तो ये इसमें फिर धक्का मारता है, फिर देखता है कि दिखाई दे रहा है क्या, हाँ हाँ अभी दिखाई दे रहा है, तो फिर से धक्का मारता है ये फेफड़े, फिर से धक्के मारते, फिर से हिचकी आती है। तो हिचकी आने का यही कारण है कि जो वायु वाला मार्ग है ना, ये खुल जाने के कारण उसके अंदर भोजन चला जाता है, और वो भोजन जाने के बाद जो ये हमारे फेफड़े होते हैं ना, ये जो वायु कोष्ठ होते हैं ना, यहां से होते हुए यहां पर आता, तो ये सोचते हैं ये क्या आ गया, तो फिर से धक्का मारते हैं। वैसे ही हम में क्या आती है, हिचकी की प्रक्रिया होती है।